गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस विच इज़ रिटन बाय A.R. विलियम्स। फर्स्टली अगर हम टाइटल को डिस्कस करें तो टाइटल में यही आ रहा है कि डिस्कवरिंग टट। टट है एक राजा का नाम। सबसे पहली चीज, इट इज़ द नेम ऑफ अ किंग। ओके, राजा का नाम की बात की गई है इधर। और जब डिस्कवरिंग लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसे राजा के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसकी खोज करेंगे, छानबीन करेंगे। देन आ रहा है द सागा कंटिन्यूज। सागा कंटिन्यूज का मतलब, सागा का मतलब होता है स्टोरी, कथा, जो कहानी चलती आ रही है उसके बारे में कुछ ना, मतलब एक ऐसे राजा है जो रहस्य है, उससे रिलेटेड कोई मिस्ट्रिकल बातें हैं जिसकी खोज चलती आ रही है। ओके, अब चैप्टर में होता क्या है एक्चुअल में एक राजा है, किंग है जिसका नाम है टट, एंड ही बिकेम किंग एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। 11 साल की उम्र में, बड़े ही अर्ली यंग एज में जो है वो राजा बन गए थे। टीन एज में राजा बन गए थे, बट अनटाइमली जो है मिस्ट्रिकल वे से उनकी डेथ भी हो गई थी। अनटाइमली डेथ भी हो गई थी। ओके, अब ये डेथ किस कारण से हुई, मर्डर हुआ या कोई डिजीज के कारण डेथ हुई, इस चीज के लिए डिस्कवर करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है। सेकेंडली एस्पेक्ट क्या आता है कि जो किंग रहे हैं, किंग टट जो रहे हैं, ही वॉज बोर्न ऑन 1341 BC एंड डाइड ऑन 1321 BC। ओके, तो बोर्न उनका हुआ 1341 में और डेथ हुई उनकी 21 में। ओके, ये दो कंसेप्ट है, एक तो यहाँ पर जो हाईलाइट हुए हैं। सेकेंड कंसेप्ट जो इसके अंदर हाईलाइट होता है वो ये होता है कि किंग टट का जो कंप्लीट नाम था ना, कि जो टट राजा रहे हैं वो अपने आप को दो नाम से आइडेंटिफाई कराते थे। वो क्या थे? सबसे पहला तो नाम आता है टूटन खामून। टूटन खामून। और सेकेंड आ रहा है टूटन खातेन। ओके, ये दो नेम यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। अब आप स्टूडेंट सब देख भी सकते हैं कि ये दोनों के दोनों नाम जो है टूटन से स्टार्ट हो रहे हैं, टूटन खाम से स्टार्ट हो रहे हैं, बट जो एंडिंग वाली वर्ड्स है एमन और एटन, इनके जो है डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स भी आते हैं। और डिफरेंट मीनिंग्स भी मैं आप सब स्टूडेंट्स को बता देती हूँ। सबसे पहले जो स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, एक्चुअल में ये इजिप्टियन बिलीफ के अकॉर्डिंग ये चैप्टर लिखा गया है। स्टोरी थोड़ी सी टर्न लेकर है, मतलब डायरेक्ट मैनर में नहीं है, बट फिर भी इससे काफ़ी कुछ हमें पता लगता है। वो भी क्या, इजिप्टियन बिलीफ के बारे में। इजिप्ट के लोग जो है कैसे सोचा करते थे, उनकी क्या सोच थी, क्या एक्टिविटीज़ रहती थी। एक्चुअल में इन लोगों का ये मानना था कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी राजा की डेथ हो जाती है, आफ्टर डेथ दे ममीफाइड देयर बॉडी। उनकी बॉडी को वो क्या कर देते थे? ममीफाइड करते थे। अब नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ममीफाइड? ममीफाइड का मतलब ये होता है कि किसी की बॉडी को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना, बचा कर रखना। और ये कैसे बचा के रखेंगे? उसे ड्राई अप करके, उसकी बॉडी को सुखा करना, उसको बचा कर रखते थे। मतलब ममीफाइड का मतलब ही क्या है? किसी की, मतलब पर्सन की डेड बॉडी की रक्षा करना, परिरक्षण करना, उसको बचा कर रखना, प्रिजर्व करके रखना। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सेकेंड एस्पेक्ट ये आता है कि इजिप्टियन लोग किंग के लिए एक वर्ड यूज करते थे, वो वर्ड होता था फरो। फरो, तो ये आता था इजिप्टियन किंग के लिए। इज इट क्लियर? अब आता है एमन और एटन का मीनिंग भी आप सब स्टूडेंट्स को मैं बता देती हूँ वन बाय वन। एमन का मीनिंग क्या है और एटन का? एमन का मतलब होता है इजिप्टियन गॉड है, वो भी इजिप्टियन गॉड सन और एयर के। इजिप्टियन गॉड ऑफ सन एंड एयर।
और एटम का मीन आता है डिस्क ऑफ अ सन। अब डिस्क ऑफ ए सन का मतलब क्या है, जो सूरज की रेडिएशंस निकल रही है, रेज जा रही है, उसको कहा गया है डिस्क ऑफ अ सन। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पिक्चर से आपको बताऊं, मेंशन करूं, तो इस तरीके से ये इसे कहा जाता है डिस्क ऑफ अ सन। इज इट क्लियर? आई होप आप सब स्टूडेंट्स को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चैप्टर भी स्टार्ट करवाती हूँ। सेकंड, एक मेन बात और मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देना चाहती हूँ। जब इनकी डिस्कवरी की गई तो डिस्कवरी का सारा क्राइटेरिया लिया था हार्वर्ड कार्टर ने। एक पर्सन है जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, हार्वर्ड कार्टर। ये क्या है? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। इन्होंने 5 जनवरी 1922 को इन्वेस्टिगेशन किया, डिस्कवरी की इन सब चीज़ों की, कि कैसे उस पर्सन की डेथ हुई है, उसको उसके कॉफिन से निकाला गया, उसकी टॉम्ब से निकाला गया और जजमेंट की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया। ओके, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वो अभी टीनेजर ही था जब उसकी डेथ हुई थी। किंग टट की बात की जा रही है। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जो कि आखिरी उत्तराधिकारी था उस शक्तिशाली परिवार का जिसने इजिप्ट में शासन किया और अपना पूरा एम्पायर जो है वो काफ़ी सदियों तक शासन करता रहा। He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. उसे जब उसकी डेथ के बाद उसके टॉम्ब में रखा गया, कॉफिन में रखा गया, उसकी कब्र में रखा गया, तो उसको पूरा रेस्ट दिलाएगा। कैसे, मतलब कि किस तरीके से रखा गया था? लेडन विद गोल्ड, गोल्ड से ही वो लदा हुआ था और उसके बाद उसे भुला दिया गया। मतलब वो करने के बाद सब लोगों की लाइफ एज यूजुअल चलने लगी और सब कुछ भूल गए धीरे धीरे। किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की कि इतना छोटा किंग जो है 11 साल की उम्र में कैसे उसकी डेथ हो गई। ठीक है, सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। कहते जब उसकी खोजबीन की गई 1922 में, तो उस वक्त का जो आधुनिक संसार था वो यही स्पेक्यूलेट कर रहा था, यही सोच रहा था कि क्या हो सका होगा उसके साथ। तो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी आई वो किस चीज़ की पॉसिबिलिटी आई कि उस राजा की शायद मर्डर किया गया है, उस राजा का। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। कहते 80 ईयर्स, 80 साल बाद उस इंसान राजा की जो ममीफाइड बॉडी है उसको उसकी टॉम्ब से निकालना था, कब्र से निकालना था। एंड और निकाल कर क्या करना था? टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन, और उसका सिटी स्कैन करना था। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जो नए नए क्लू देगा, नए नए हिंट देगा उसकी ज़िंदगी और डेथ के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फरो। और क्या मिलेगा हमें? काफ़ी प्रिसाइज डाटा मिलेगा। प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट मिलेगा, सही डाटा मिलेगा, जो फोरेंसिक लैब करेगी, छानबीन करेगी सारी की सारी। किसके बारे में? उस बच्चे से, बॉयश फरो के बारे में, जो वो बच्चा ही था एक राजा की तरह, जो राजा के रूप में एक बच्चा ही था, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ओके, An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Turton was taken from his resting place. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसे ही राजा को उसके रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला जा रहा था, रेस्टिंग प्लेस, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की जा रही है एक रेस्टिंग प्लेस की। रेस्टिंग प्लेस का मतलब क्या है? इजिप्टियन लोगों का ये विश्वास था कि इफ अ पर्सन इज डाइड दैट मीन्स देयर इज अ स्टार्ट, देयर इज एन अनदर स्टार्ट ऑफ अ लाइफ। एक और नई जिंदगी शुरू होती है, न्यू लाइफ की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और वहाँ उस लाइफ में वो बहुत रेस्ट करता है, बहुत एंजॉय करता है। और जहाँ उसका रेस्टिंग प्लेस था, उस रेस्टिंग प्लेस का नाम क्या है? एंशिएंट इजिप्टियन सिमिट्री नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स। वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है उसे। कहते हैं जब जैसे ही निकालने का ये काम चल ही रहा था, तो उस दौरान क्या हुआ?
एन एंग्री विंड का मतलब एक ऐसी हवा सी चल रही थी जिसमें नाराजगी समझ में आ रही थी। स्टर्ड अप का मतलब घूम रही थी। घोस्टली डस्ट डेविल्स, भयानक धूल, राक्षसी जैसी धूल जो है वो भी उड़ रही थी। मतलब ये बैकग्राउंड कैसा आ रहा है कि ऐसा रेत वाला कोई ग्राउंड है, डेजर्ट्स है, रेगिस्तान है, जहाँ पर उसका रेस्टिंग प्लेस बना हुआ है, वैली ऑफ द किंग्स है, और वहाँ पर हवा बहुत चल रही है। और उस हवा में क्या हुआ, डार्क बैलिड क्लाउड्स, जिससे बादल जो है काले घने हो गए हैं, हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, जिसने क्या किया, घेर लिया, कवर कर लिया उस आसमान को जो डेजर्ट स्काई है, धूल भरा आसमान हो चुका है। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, और साथ ही साथ किसको कवर कर लिया, उन तारों को भी। अब शाम की बात की जा रही है, वेलिंग का मतलब होता है कवर कर लिया, तारों को भी, मतलब एक टाइम में दिन के वक्त तो आसमान है, स्काई है, खुला आसमान है, खुले आसमान में किसको कवर कर लिया, उस मिट्टी को, मतलब डेजर्ट स्काई को कवर कर लिया। और शाम के वक्त उन स्टार्स को कवर कर दिया इन कास्केट ग्रे। कास्केट ग्रे का मतलब बिल्कुल अपनी ब्लैक आइडेंटिटी से। और ये कब का टाइम था, इट वॉज 6 PM ऑन 5 Jan 2005, 6 बजे थे शाम के 5 जनवरी 2005 को। यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 1922 मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आएगा 1905। अगेन सॉरी, 2005 आएगा। तो जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने जा रही थी 5 जनवरी 2005 की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago। कहते ये संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी रही है। जो मम्मी कैसी है, ग्लिडेड, मतलब मम्मी का पूरी गोल्ड से कवर है। हेड, जिसका जो सिर है, पहली बार सीटी स्कैनर मशीन में ले जाया जाएगा टू प्रोब का मतलब खोज करने के लिए। क्या खोज करने के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, जो उथल पुथल वाली मेडिकल रहस्य हैं उसकी खोज करनी है। किसके बारे में, द लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर, उस यंग रूलर के बारे में, हु डाइड मोर देन 33 ईयर्स एगो, जो 3300 साल पहले मर चुका है। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर, द यूजुअल lines of tourists from around the world had descended into a cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। पूरी दोपहर जो है, मतलब उस दिन की बात की जा रही है, 5 जनवरी की बात कर रहे हैं। उस दोपहर को क्या हुआ था कि पता नहीं संसार से कहाँ से टूरिस्ट आए थे, मतलब बाहर से लोग आए थे उसकी टोम को देखने, उसकी मम्मी को देखने के लिए। हैड डिसेंडेड, सारे के सारे नीचे की तरफ गए, मतलब कहाँ गए अब मैं आगे समझाऊंगी। डिसेंडेड का मतलब होता है नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर गए। इनटू द क्रैम्ड रॉक कट टॉम मतलब टॉम का मतलब होता है कब्र, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी को रखा गया है। तो उसकी कब्र कहाँ बनी हुई है, एक ऐसे रॉक में, एक पहाड़ में, उसको कटिंग करके वहाँ टॉम बनाई गई है। और वो कहाँ है टॉम, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, कुछ 26 फीट नीचे है। क्यों आए हुए थे वो सारे के सारे, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपना आदर सम्मान देने आए हुए थे। दे गेज्ड एट द मूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, वो उन्होंने निहारा, देखा, गेज किया। किसको गेज किया, किसको देखा, एट द मूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर्स। उन बरियल चैम्बर्स का मतलब जहाँ पर उसको रखा गया है। जो लोग हैं, दे का मतलब यहाँ पर क्या, उन लोगों की बात की जा रही है, टूरिस्ट की बात की जा रही है। गेज का मतलब होता है निहारना, देखना। ठीक है, और किसको देख रहे थे, मोरल्स ऑन द वॉल्स पर जो है, जो पिक्चर्स बनी हुई है उस किंग से रिलेटेड, उन सबको वो देख रहे थे, वो सभी लोग।
एंड पियर्ड, पियर्ड का मतलब होता है झांक झांक कर देखना। और क्या देख रहे थे? झांक कर देखना। पियर्ड एट टर्ट्स गिल्डेड फेस, उस टट के चेहरे को देख रहे थे जो गोल्ड का बना हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये किसकी बात हो रही है? एक्चुअल में टट का जो फेस है, टट को जिस कॉफिन में रखा गया, जिस बॉक्स में रखा गया, उसकी जो आकृति है, उसकी जो शेप जो है, वो एक चेहरे के रूप में है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर टट को रखा हुआ है, तो ये जो ऊपर जो बॉक्स की जो ऊपर आकृति है, वहां पर एक गोल्ड का फेस बना हुआ है। ठीक है, गोल्ड का फेस बना हुआ है, ईयर है, आईज है, इस तरीके से। तो वही वो कह रहे हैं कि सब लोग वही देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, आउटर का मतलब होता है बाहर की तरफ का, कॉफिन लिड इस डब्बे का ढक्कन, कॉफिन का मतलब होता है ये बॉक्स, लिड का मतलब होता है उसका ढक्कन। मतलब ये जो कवर था ना, ये ऊपर वाला, ये जो कवर था, ये जो ढक्कन था, यहाँ पर फेस बना हुआ था, एक तरह से गिल्डेड फेस बना हुआ था। ठीक है, गिल्डेड फेस बना हुआ था इधर। तो यहाँ पर एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आप सब स्टूडेंट्स को भी। यहाँ पर एक गिल्डेड, इस ये ऊपर वाला ढक्कन है, इससे खोलेंगे तो यहाँ पर एक फेस सा बना हुआ था। ओके, some visitors read from guidebooks in a whisper and others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens or wondering with a shiver if the Farah cursed death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। तो कुछ लोग तो पिक्चर्स देख रहे थे, कुछ झांक झांक कर उसका फेस देख रहे थे, कुछ दीवारों की पिक्चर्स देख रहे थे, तो कुछ विजिटर्स क्या कर रहे थे? गाइड बुक्स पढ़ रहे थे इन अ विस्पर, विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे, और कुछ चुपचाप खड़े थे, स्टूड साइलेंटली। परहैप्स पॉन्डरिंग, क्यों चुपचाप खड़े थे? शायद वो सोच रहे थे। पॉन्डरिंग का मतलब होता है थिंक करना, सोचना। वो सोच रहे थे कि टट की अनटाइमली डेथ, उसकी डेथ कैसे होगी इतनी जल्दी, और वंडरिंग विद द शिवर, और कांप भी रहे थे। शिवर का मतलब होता है कांपना, और डर के मारे हैरानी से कांप भी रहे थे। क्यों कांप रहे थे? कि हम सब यहाँ पर आ गए उसकी मम्मी को देखने के लिए, क्या पता इससे फराज कर्स, वो राजा हमें अभिशाप ही दे दे, कोई श्राप दे दे, या तो डेथ हो जाए या फिर उसके साथ मिसफॉर्चून, कुछ गलत होना शुरू हो जाए। फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, उन सब किसके ऊपर वो बुरा होने लग जाए? जो उन्हें परेशान करने आए हैं, उनके रेस्टिंग प्लेस से उन्हें उठाने आए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, वॉज रियली ट्रू। ओके, ये लास्ट पैसेज करवाऊंगी एक मैं। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वट कार्टर डिड इन द 1920 सेड जहीज हवाज, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्वीज, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। कहते जब मम्मी जो थी ना, वो बड़ी ही बैड कंडीशन में थी, बुरी हालत में थी। और ये कब की बात पता लगी थी? जब कार्टर ने 1920s में कहा था, बताया था, हॉवर्ड कार्टर ने 1920 में ना इन्वेस्टिगेशन किया था, और उन्होंने बताया था जाई हवाज को कि जो मम्मी है वो बहुत ही बुरी हालत में थी। और मैंने हार्वर्ड के बारे में बताया भी है कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं वो। कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट स्टॉर्म आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, जिन्होंने 1922 में इतनी ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद, पता नहीं कितनी तो यूजलेस सर्चिंग हुई थी। फ्यूटाइल का मतलब होता है कि कई तो खोजबीन हमारी बेकार ही चली गई थी, तब उन्होंने उसको ढूंढ निकाला था। इट्स कंटेंट्स दो हेजिटली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, हालांकि उसके अंदर जो सामान पड़ा था वो बड़ा ही खराब हो चुका था, जो वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। फिर भी काफ़ी सामान उन्होंने वहाँ पे, गोल्ड था, ज्वेल्स थे, रिचेस काफ़ी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन उसमें एवर फाउंड, उसमें मिलती थी, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फाराज लेजेंड। और ये सब कुछ क्या थे?
उस महान राजा की कहीं ना कहीं संपत्ति ही थी, उनकी यादें ही थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, गोल्ड में काफ़ी आर्टिफैक्ट्स थे, काफ़ी बर्तन थे, इक्विपमेंट्स थे। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिजर्वेशन, उन सबको देखकर ये लग रहा था, वो गारंटी दे रहे थे कि वो उस राजा के पुनर्जीवन को बता रहे थे कि वो राजा अपनी डेथ के बाद वाली जिंदगी को भी एंजॉय कर रहे हैं। रिसरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जीवन। caused a sensation at the time of discovery, जिसने एक तहलका सा मचा रखा था जब उसकी डेड बॉडी को, मम्मी को डिस्कवर किया जा रहा था। स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और बहुत अटेंशन भी ले रखी थी। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, पर टट की बॉडी के साथ रोजमर्रा की चीजें भी रखी हुई थी। ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, जो हो सकता है अपनी बाद की जिंदगी में वो चाहेगा। और वो कौन कौन सी गेम्स थी? बोर्ड गेम्स थी, अ ब्रॉन्ज रेजर था, लाइनर अंडरगारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड था और वाइन था। मतलब जो जो उस राजा को पसंद था ना, चाहे वो गेम्स है, रेजर है, उसके अंडरगारमेंट्स और फूड्स, वाइन, सब कुछ वहाँ था। ओके तो इस तरीके से हमें पता लग रहा है कि इजिप्टियन का ये मानना था कि लाइफ के आफ्टर डेथ के बाद भी कोई ना कोई लाइफ होती है। तो दैट मीन्स लाइफ है तो उसकी जितनी भी नीडी इक्विपमेंट्स है, ज़रूरत का जो भी सामान है वो उसके साथ होना चाहिए। ओके यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं और दोबारा से बता देती हूँ। जो पहली बार सिटी स्कैन के लिए उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा था वो तो डेट है 5 जनवरी 2005। ओके सिटी स्कैन के लिए जब लेके जा रहे थे। बट हावर्ड कार्टर ने जब पहली बार छानबीन की थी तो वो छानबीन की थी 1922 में। तो दो अलग अलग डेट्स है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जब सिटी स्कैन के लिए लेकर जा रहे थे तो वो डेट है 5 जन 2005, ठीक है। पर जब हावर्ड ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी वो थी 1920s में, 1922। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टिल देन आज के लिए आप इतना ही समझिए इसको। थोड़ा सा चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं एक बार इतना ही करवा रही हूँ ताकि इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिएगा। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।